आज हम आप लोगों के साथ एक नया विषय चर्चा करेंगे और वो विषय होगा गणित। तो आज हम लोग जो भी चर्चा करने वाले हैं वो किस चीज पर चर्चा करने वाले हैं? गणित पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपका एक दो ठो मन की बात है वो क्लियर कर दे। मेरा नाम शशिकांत पाठक है और बगेन गोला में एक छोटा सा संस्थान श्री कृष्णन कोचिंग सेंटर के नाम से चलाते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए आप सभी से YouTube के माध्यम से भी कुछ बातचीत कर ली जाए और कुछ जानकारी हम आपके साथ शेयर कर ले, शायद वो आपके किसी काम की हो जाए। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। एक विषय आप लोग पढ़ते होंगे जिस विषय को आप गणित के नाम से जानते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और बहुत सारी विषय हैं। उसके जैसा ही एक और विषय है जिसका नाम है गणित। आप थोड़ा सा आराम से धैर्य रखिए, बेचैन मत होइए, सुनिए आराम से। गणित, सबसे पहले आपसे कोई प्रश्न कर सकता है कि गणित किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि गणित एक प्रकार का विज्ञान है। गणित क्या है? एक प्रकार की विज्ञान है जिसके अंदर हम लोग ज्यामितीय आकृति, मात्रा और व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी ग्रहण करते हैं। हमारे देश में गणित का जनक, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि गणित का जनक किसे कहा जाता है। तो गणित का जनक आर्किमिडीज को कहा जाता है। नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि इस दुनिया में गणित को आर्किमिडीज ही लाए होंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत आर्किमिडीज से बहुत पहले हो गई थी, लेकिन आर्किमिडीज का योगदान बहुत ज्यादा रहा है, जिसके वजह से आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है। लगभग बात कर रहे हैं शुरुआत की, तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि गणित की जो शुरुआत है 600 ईसा पूर्व पहले हुई थी। 600 ईसा पूर्व पहले ग्रीक लोगों ने शुरू किया था इसको, और एडवांस वर्जन अगर कहा जाए तो एडवांस रूप में इस गणित को जिसने प्रस्तुत किया वो यूक्लिड थे, और 300 ईसा पूर्व ये पहले शुरू किए थे। और आज हम लोग आधुनिक गणित का रूप देख ही रहे हैं। हां, चर्चा हो रही है विदेशों की कि कहां के लोगों ने क्या किया, तो हम अपने देश को कैसे भूल जाए। तो चलिए लगे हाथों एक और चर्चा कर लेते हैं। हमारे देश में एक व्यक्ति हुए जिनको कहा जाता है गणित का जादूगर। गणित का जादूगर, और उस व्यक्ति का नाम है रामानुजन। क्या नाम है? रामानुजन। हमारे यहां 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है, और 22 दिसंबर को रामानुजन जी पैदा हुए थे, जिसके वजह से उन्हीं के उपलक्ष्य में गणित दिवस मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाएगा, इसकी मान्यता 26 फरवरी 2012 को हमारे देश में यह मान्यता दी गई, 26 फरवरी 2012 को, कि 22 दिसंबर से गणित दिवस मनाया जाएगा। चलिए, इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में जो सबसे पहला गणितज्ञ हुआ वो थे थेल्स ऑफ मिलिटस। कौन थे? थेल्स ऑफ
मिलिटस। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपकी जानकारी के लिए हम इसको 1 मिनट में समेट ले रहे हैं। गणित एक विज्ञान है जिसमें आकार, मात्राओं और इनसे संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली जाती है और इनके परिभाषाएं अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग देते, सिर्फ एक ही निकल के आएगा। ग्रीक लोगों ने 600 ईसा पूर्व पहले शुरू किया था। 300 ईसा पूर्व में यूक्लिड ने उनका एडवांस वर्जन प्रस्तुत किया और आज तक गणित चलता आ रहा है। और हमने आपके साथ रामानुजन जी का चर्चा किया। चलिए, बहुत सारे अध्ययन करने के बाद एक बात ऐसा कहा जाता है कि गणित का विकास कब हुआ। तो गणित का विकास मानवता के विकास के साथ साथ हुआ। गणित का विकास मानवता के विकास के साथ साथ हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो गणित है हमारा, ये जो गणित है और ये जो मानवता है, ये दोनों की शुरुआत साथ में हुई थी। दोनों की शुरुआत साथ में हुई थी। लेकिन विडंबना ये है कि जो लोग गणित पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो मानवता का विकास उनसे छूट जाता है, और जो मानवता का विकास पढ़ना शुरू करते हैं उनका गणित छूट जाता है। पर कोई बात नहीं, इन दोनों के मध्य हम जानकारी लेके चलेंगे। कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको सुनाना चाहते हैं। पढ़ाई में स्टार्ट करेंगे, एकदम बेचैन नहीं होना है, पढ़ाई में स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन शुरुआत कर लें। देखिए, विज्ञान जिस भाषा में बात करता है उस भाषा का नाम है गणित। विज्ञान के जितने भी नियम प्रमाणित किए जाते हैं सब गणित के रूप में प्रमाणित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जिनको हम संगीत कहते हैं, जो ताल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ढोलक बजाने वाले व्यक्ति से बात करिएगा तो आप देखिएगा कि वो उंगलियों का यूज करता है तो एक निश्चित नियमावली पर यूज करता है। अगर निश्चित पैटर्न पर अगर वो यूज करता है, यानी कि वो ताल लगाता है, तो ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर वो निश्चित कैलकुलेशन से अगर वो लागू करते हैं उंगलियों को अर्थात और हथेली को, तो कान को सुनने में अच्छी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे से संगीत की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर वही कैलकुलेशन गड़बड़ा जाए, उंगलियों और हथेलियों का यूज आगे पीछे होने लगे, एक नियमावली पर ना हो, तो वो एक अच्छा सा संगीत शोरगुल में बदल जाएगा। तो संगीत की उत्पत्ति में भी गणित का भरपूर योगदान है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी चीज की आप स्थापना करा रहे हो, कला, चित्रकला ही बना रहे हैं, आप मूर्ति बना रहे हैं, तो आप मूर्ति बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें गणित के नियम का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गिनती तो कुछ हद तक जानवर भी गिन लेते हैं। तोता को रटा दिया जाए, वो भी एक समय तक कुछ ना कुछ बोलना सीख लेता है। लेकिन इंसान की एक सबसे बड़ी जिज्ञासा रही कि कोई भी घटना को जब वो देखा तो वो वहीं तक नहीं रुका। वो पूछा ये घटना कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, और यहीं से हम लोग कहानी शुरुआत करते हैं। एक जगह है इराक। कौन सा जगह है? इराक, जो बहुत पहले बेबीलोनिया और मिस्र का क्षेत्र हुआ करता था। वहां के लोगों को जब कैलकुलेशन करना होता था तो कागज का तो खोज हुआ नहीं था, तो उस वक्त वो लोग मिट्टी पे और भोजपत्र जैसे पन्नों पर वो लिखा करते थे। और जिस शून्य का चर्चा हम आज करते हैं, उस शून्य की जगह पर वो खाली स्थान छोड़ देते थे, क्योंकि वो उनकी जानकारी उनके पास नहीं थी। तो उनका जो गणना था वो एक निश्चित क्षेत्र में ही सिमट गया था, वो बहुत आगे तक नहीं जा पाया था। लेकिन अगर आप गणित का कोई नायाब करिश्मा देखना चाहते हैं,
बहुत पुराने समय में इतिहास में, तो आप कोई दो ठो एक उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा और पता करिएगा। मिस्र में एक जगह है जिसको कहा जाता है पिरामिड। पिरामिड जिस तरीके से सजाए गए हैं वो विश्व स्तर पर गणित का एक बेहतरीन नमूना है, जिस पर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च करते हैं, लगे हाथों। चीन से 5,000 साल पहले की बात है। तो ये करीबन जो मिस्र की पिरामिड है ये लगभग अभी से मानी जाती है कि 5,000 साल पहले है। लेकिन वही अगर मिस्र से थोड़ा सा आगे चलते हैं, मिस्र से अगर 7,000 किलोमीटर दूर हटते हैं तो वहां पर आपको एक देश मिलेगा, चीन। और वहां पर एक गणित का एक नायाब एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं चीन की दीवार। चीन की दीवार में जिस मटेरियल की यूज किए गए, उतराव चढ़ाव के नियमों का पालन किया गया, ये भी बहुत तारीफ की बात है। आज इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत पुराने समय में हो चुकी हैं जो कि आज करनी असंभव सी लगती है। ये कैसे हुआ होगा? एक बड़ी विचित्र सी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। बहुत देश में लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग गाना किया करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तभी तक तो हम लोग विदेशों में घूम रहे थे। पुनः एक बार हम अपने देश की ओर आते हैं। हमको लग रहा है आप लोग उब रहे होंगे, कोई बात नहीं, है ही कहानी कुछ ऐसी। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज जो चीजें आपको उबाऊ लग रही हैं, किसी न किसी दिन आप पुनः इसको ढूंढ के समझिएगा कि आपको क्या समझाया जा रहा था। पर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मिस्र, चाइना, यूनान सब छोड़िए, आते हैं हम अपने देश में। हमारे यहां एक करिश्मा हुआ, बहुत नई चीज मिली जिसने दुनिया में गणित का पूरा इतिहास बदल के रख दिया। और वो क्या घटना हुई थी? वो घटना हुई थी शून्य की खोज। शून्य की खोज। और शून्य का खोज ऐसा था, ऐसा लगता था कि गणित रूपी गाड़ी में पहिया लग गया हो और गणित चल दिया हो। जो गणित पहले एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, एक निश्चित हद तक सीमित था, अब वो शून्य के वजह से उसकी शाखाएं बहुत तेजी गति से बढ़ने लगी, विस्तृत हो गया। यह हमारे भारत की देन है। आगे चलते हैं। और भारत में ही शून्य का विचार क्यों आया? भारत में शून्य का विचार आता है, हमारे हिंदू दर्शन में कभी कभी बोला जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई है। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले शून्य को जानते थे, लेकिन सांकेतिक रूप में चर्चा नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है तो ऐसा कहा जाता है, आपको तो सुना ही। अब हम आते हैं, हमारे ही देश में एक व्यक्ति हुए 7वीं शताब्दी में, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त वो व्यक्ति थे, ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने यह बताया कि शून्य के साथ कैसे गणना किया जाता है। शून्य के साथ कैसे गणना किया जाता है। जैसे कि आप लोग बहुत एक नियमावली पढ़ते होंगे कि 1 में 0 जोड़ने पे 1 होता है, 1 में से 0 घटाने पे 1 होता है, और 1 में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो 0 होता है। ये बात किसने बताई? तो ये बात बताए हमारे भारत के दार्शनिक ब्रह्मगुप्त ने। हाँ, आपका दिमाग ये अभी तक खटका होगा कि सर शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया, आपने तो उसका चर्चा ही नहीं किया। नहीं, हम भूले नहीं थे।
हम बताने वाले थे आपको, जरा सा गौर से समझिए, लगातार ढंग से समझिए और आराम से सुनिए। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टिया नाम, उसमें शून्य का जिक्र है और उसमें लिखित पाया गया प्रमाणित रूप से कि यहां पर शून्य लिखा गया है। फिर उससे पुरानी कोई ऐसी पुस्तक मिली नहीं जहां पर सांकेतिक रूप से शून्य यानी कि जीरो का चर्चा किया गया हो। तो हम लोग कहते हैं कि शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया। अब चलते हैं आगे। जैसे हम कहानी में चलते हैं आगे, तो भारत में एक और बहुत मजेदार घटना घटी। 1 से लेकर 9 तक पूरा दुनिया जानती थी, शून्य हमने दिया, उसमें पहिया लग गया, लेकिन अब उसमें एक तगड़ा इंजन लगा। भारत में एक और नई खोज हुई और वो भी हमारे एक हिंदू दर्शन का योगदान है, हमारे ऋषि मुनियों का योगदान है। एक शब्द आता है ऋण, और ऋण का मतलब होता है कर्ज। दुनिया 9 तक जानती थी, 0 हमने दिया, कहानी आगे बढ़ी, फिर हमने ऋण से हमने ऋणात्मक संख्या दिया, -1, -2, -3, -1, -2, -3, यानी कि ऋणात्मक संख्या की खोज भी हमारे भारत के लोगों ने ही की। और इस मामले में हम लोग यूरोप से आगे थे। इस मामले में हम लोग यूरोप से आगे थे। जैसे कि 3 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा? तो -1 लिखते हैं ना, सब लोग जानते हैं। और ये किसकी देन है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या भी हमारे भारत की ही देन है। आगे चलते हैं। बहुत पहले समीकरण बनाते थे, यूनान, मिस्र, बेबीलोन और यूरोप के लोग समीकरण बनाते थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये जीरो के खोज और ऋणात्मक संख्याओं के खोज होने के बाद ये कहानियां धीरे धीरे बदलने लगी। एक रोचक चीज गणित में आता है जिसको लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। जैसे कि होता है ना, संख्या पढ़ते हैं, ज्यामिति पढ़ते हैं, क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, वैसे ही एक शाखा आता है जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी हमारे दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में देखा जाता है। ज्यादा हल्के में न लिया जाए हमारे वेदों ग्रंथों को, शायद हम लोग मूर्ख जिसका कदर नहीं करते। बहुत सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी हैं। हर दाढ़ी वाला बेवकूफ नहीं होता। ये गलत फहमियां दूर कर लीजिए कि हमारे ऋषि मुनि कितने पहुंचे हुए गणितज्ञ थे, हम लोग तो सोच भी नहीं पाएंगे उनके इर्द गिर्द भी। जब चंद्रमा महीना में 2 बार आधा होता है, और जब 2 बार आधा होता है, पूर्ण अर्ध चंद्रमा होता है, उस वक्त वो सूर्य के साथ एक सीधी लाइन बनाता है, सूर्य के साथ सीधी लाइन बनाता है। और जब उसके साथ पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। उस वक्त हम लोग त्रिकोणमिति से सूर्य और चंद्रमा की दूरी निकालते थे। इसमें बहुत सारा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना था कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाए, बस इतना ही मेरा इंटेंशन था और ज्यादा कुछ नहीं। भारत में एक और गणितज्ञ हुए, शायद आप लोग पहली बार सुने। उस गणितज्ञ का नाम था माधव। उस गणितज्ञ का नाम था माधव। आप एक चीज पढ़ते होंगे, कोई संख्या बाटा 0, कोई संख्या बाटा में अनंत। यह सोच किसका था? हमारे भारतीय गणितज्ञ माधव का। और माधव ने ही बोला था कि किसी संख्या में अनंत को जोड़ा जा सकता है, और 0 और 1 के बीच में भी एक प्रकार का अनंत होता है। अब आपको थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, खुल के चर्चा हम लोग करेंगे, बस याद रखिएगा कि हम क्या बोले थे। ये देन किसकी थी? हमारे भारतीय गणितज्ञ माधव की। कहानी लेके जब हम आगे चलते हैं तो एक चीज आता है, पाई का मान विरीत में
तो पाई का मान भी हमारे ही देश से गया, आर्यभट्ट ने दिया था 3.14। और ये बात है 6वीं शताब्दी की, तो 6वीं शताब्दी में ही पाई का मान निकाला गया था। और 15वीं शताब्दी में माधव ने पाई में और बहुत सारे रिसर्च किए। ठीक है, बहुत कहानियां लंबी हो गई, बस आप लोग शायद कुछ समझ गए हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय बिताने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।